जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने आपकी एमपी पुलिस में आने वाली एमपी जीके के क्वेश्चन, ठीक है, एमपी पुलिस के लिए एमपी जीके के जितने क्वेश्चन थे पूरे 57 सेट्स विथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बेस्ट एनालाइज आपको दिया था। उससे ही रिलेवेंट चीज़ें आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। अब हमने आपके लिए चालू कर दिया साइंस सीरीज़, और आप मान कर चलिए जितने भी आपके साइंस क्वेश्चन एमपी पुलिस में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं उसका हम पूरा का पूरा 70% आपको कवर करा देंगे। इस पूरी वीडियो में 70% हम आपको पूरा कवर करा देंगे। मतलब इस जो प्रीवियस ईयर का एनालाइज होगा ना, आप मान कर चलिए जो आपका फ्यूचर में पेपर होने वाला उसका 70% इससे कवर हो जाएगा। 30% जो हम आपको बताते जाएंगे कि आपको ये पढ़ लेना है, वो पढ़ लेना है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ताकि पूरा का पूरा 100% आपके अच्छी तरह से साइंस कवर हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया आज एमपी जी, सॉरी हम तो पूरा जीके जीके पढ़ाते, जीके की हैबिट हो गई, ठीक है। साइंस, ठीक है, साइंस सीरीज का पहला पार्ट है, आप अच्छी तरह से याद रखिए। मध्य प्रदेश पुलिस वालों के लिए स्पेशल है, लेकिन अदर एग्जामों में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि साइंस के क्वेश्चन सेम ही ना रहेंगे। जो चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताएंगे वहीं से आपको एग्जामों में बातें पूछी जाएगी, ठीक है। आज आज की कुछ चंद लाइनों से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है, सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ सोचिए। याद रखिए आप सभी कोई, आप ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसी क्या चीज़ें, आप केवल ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपना 100% अभी दे रहे हैं, आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये सारी बात अपने आप से पूछिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ तो आप उन गलतियों को सुधार कीजिए। आप उन गलतियों पर सुधार कीजिए जो भी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप, यही समय है जब आपको कुछ बनना है, ठीक है। तो इस समय बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी। आप देखिए कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है, क्या मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, क्या मैं समय का बर्बाद तो नहीं कर रहा, समय का सदुपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एक बार समय निकल जाने के बाद फिर थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसीलिए याद रखें कि अभी आपके पास समय है, बहुत अच्छी तैयारी करिए, जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बेस्ट आपको मिलने वाला है। आप ये मानकर चलिए कि जितने हम आपके 57 सेट्स करवाएंगे ना, 54, 57, 55 प्लस ही सेट्स सारे, ठीक है, तो वो पूरे सेट्स में आपका मतलब इतना बेस्ट साइंस हो जाएगा। बस आप अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, सारी चीज़ अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। देखिए तो समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारती? तो पानी के कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारती? तो छानना, छानने से कीटाणु नहीं मरता है। आश्वन, आप सुने होंगे आश्वन, आश्वन का मेथड जनरली क्या किया जाता है, मतलब तरलों की अलग अलग अवस्थाएं प्राप्त करने के लिए भी आश्वन का यूज़ किया जाता है। कई बार इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, अगर द्रव में ठोस मिला रहता है, ठोस धातु बनी रहती है, ठोस वस्तुएं मिली होती हैं, तो उसको अलग करने के लिए आश्वन का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब आश्वन क्या प्रोसेस होती है, एक प्रकार से गर्म किया जाता है, तो इससे कीटाणुओं का तो नाश हो ही जाएगा। तो आश्वन मेथड से भी कीटाणु मार दिए जाते हैं। उबालने से तो आप जानते हैं कि पानी को उबालने से कीटाणु मरते हैं, ये बात तो आप जानते हैं, इसमें क्या बताना आपको, ठीक है। इसके बाद क्लोरीनीकरण, आपको पता है कि भाई क्लोरीन मिलाया जाता है, अगर पानी में कीटाणु हो जाते हैं तो उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि वो कीटाणु मर जाए, ठीक है। तो और फिटकरी गंदगी को वो करता है, ठीक है, गंदगी को नीचे जमाने का काम करती है फिटकरी। इसके बाद क्या था, छानना, छानने से आप सभी को मालूम है कि छानने से भाई, छानने से पानी नहीं साफ, पानी के कीटाणु नहीं मरते, ठीक है, पानी के कीटाणु नहीं मरते केवल छानने से। उससे उतने फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है। तो आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सुविधापूर्ण न्यूनतम दूरी, सामान्य आंखों से पढ़ी जाने वाली न्यूनतम दूरी, तो 25 सेंटीमीटर। जो सबसे कम दूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी आंखें हैं, ठीक है, आपकी आंखें हैं, ठीक है, आपकी आंखें हैं, इस आंखों से आपको किताब पढ़े, तो एकदम आंखों के पास पे आप बुक रख कर पढ़ेंगे तो थोड़ी ना पढ़ पाएंगे। मिनिमम आपको कितनी दूरी, अगर आपको वो पूरी बुक अच्छी तरह से दिख जाए, वो पूरी बुक आपको अच्छी तरह से दिख जाए, तो कम से कम आपके और उस वस्तु के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए, जो भी किताब आप पढ़ें उसके बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी आपको वो पूरी बुक अच्छी तरह से दिख पाएगी। वरना जब आपके आंख के पास रखेंगे तो केवल यही का ना पोर्शन दिखेगा, पूरी बुक अच्छे थोड़ी से दिख पाएगी। तो इसीलिए क्या बोला गया है, सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है वो है 25 सेंटीमीटर की दूरी, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अच्छा, इससे बनने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बनने वाले मतलब एक दिन पूरा हम जब साइंस को टॉपिक वाइज करवाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको करवाएंगे, लेकिन अभी भी हम सेट के साथ इतना मटेरियल तो आपको प्रोवाइड करा ही दें कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ, ठीक है।
यहाँ समझे। साइंस की वीडियोस थोड़ी सी इंक्रीज बन सकती है, क्योंकि ये साइंस केवल आपके एमपी पुलिस में काम नहीं आने वाला, बहुत सारी जगह काम आने वाला। तो हम जितना कोशिश हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन से मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन आपके बन जाए, इस तरह से चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत मजे से पढ़ो, साइंस सीरीज़ का बहुत इंजॉय करो, बहुत फायदा करो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये तो हो गया। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए शक्ति, ऐसे तो अगर पूछता है शक्ति का मात्रक क्या, तो शक्ति का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ये तो आप जानते हो। हाँ, अगर बोलेगा अश्व शक्ति किससे मापते हैं, अगर बोलेगा अश्व शक्ति हॉर्स पावर, तो अश्व शक्ति जो मापा जाता है वो कितना मापा जाता है, हॉर्स पावर को मापा जाता है, ठीक है। हॉर्स पावर में किसको मापा जाता है, हॉर्स पावर में मशीनी शक्ति को। ये शक्ति को माना जाता है वाट पे, अश्व शक्ति किस पे माना जाता है, मशीनी शक्ति को। अगर मशीनों की शक्ति अगर मापना है तो मशीनी शक्ति को हॉर्स पावर में मापा जाता है। कई बार पेपरों में पूछा गया एक हॉर्स पावर बराबर में कितना, तो 746 वाट। याद रखिएगा कि एक हॉर्स पावर बराबर में कितना, 746 वाट। अश्व शक्ति से मापा जाता है मशीनों को, ठीक है। हॉर्स पावर से एक हॉर्स पावर का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना 746 वाट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद क्या बताना है, ये तो शक्ति का मात्रक हो गया। लेकिन अगर कल को ये बोलेगा कि लेंस की शक्ति, कल को बोलेगा लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति आपको याद रखना है कि लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है, लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, ठीक है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में, जिसका सिंबल डी होता है। अब ये डायोप्टर में सर कौन सा लेंस, तो आप जनरली आपको पता होगा 2 प्रकार के लेंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम जितना हो सकता है आँख से रिलेवेंट चीज़ें मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है 2 प्रकार के दोष आपको होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक दूर दृष्टि दोष होता है और एक निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में नाम तो है निकट का दृष्टि दोष, लेकिन वास्तव में निकट की चीज़ें इसमें अच्छे से दिखती है। आपको परेशानी कहाँ जाती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें नहीं दिखी थी, दूर की चीज़ें में परेशानी जाती है, ठीक है। याद रखना है, दूर की चीज़ों में आपको परेशानी जाती है तो वो निकट दृष्टि दोष। नाम है निकट दृष्टि दोष कि निकट में दोष होगा, लेकिन नहीं, दूर की चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें अच्छी दिखती है, पास की चीज़ों में दिक्कत जाती है। निकट की चीज़ें आपको अच्छे से नहीं दिखती, पास की चीज़ें नहीं दिखती, इसमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। अच्छी तरह से याद रखोगे। पूछा जाएगा निकट दृष्टि दोष में कहाँ की चीज़ें अच्छी तरह से नहीं दिखती, तो आपको बोलना है दूर की चीज़ें नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में कहाँ की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती, तो पास की चीज़ें नहीं होती। ये दूर दृष्टि दोष ना जब आयु बढ़ जाती है, जब आप मतलब आयु 30, 35, 45 के पार हो जाते हैं, तब जनरली ये सामान्य हो गया आजकल लोगों में, ठीक है। ये जो हैगा ये कोई रोग नहीं है, याद रखिएगा, कोई रोग नहीं है, ठीक है। ये दोष है एक प्रकार का, ठीक है। आप इसको रोग से मत कंपैरिजन कर लेना कि इसके होने से आदमी को कुछ हानि होने वाली है। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी इससे, बस हाँ आपकी आंखें कमजोर हो जाती है कि आपको देखने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। तो वही हो जाता है बस, और कुछ रोग नहीं है स्पेशली। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिखता, दूर की चीज़ें नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में कहाँ की चीज़ें नहीं दिखती, पास की चीज़ें नहीं दिखती, ठीक है। फिर हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई है। अच्छा, पेपर में पूछ लिया जाता है निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर किसी को पता चल जाएगा कि भाई उसको दूर का नहीं दिखता, तो तुरंत समझ जाना उसको अवतल लेंस लगता है, ठीक है। और किसी को पता चल जाएगा पास का नहीं दिखता है, तो तुरंत समझ जाना कि उसको उत्तल लेंस लगता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। इसके बाद सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दीजिए, जो अवतल लेंस की रीडिंग होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। इसका मतलब जिसको नेगेटिव का चश्मा लगा है तो समझ जाना कि उसको दूर का नहीं दिखता है। अगर उसने बोला कि मेरे चश्मे का नंबर -1.25 है, माइनस में कुछ बोलेगा, तो जैसे ही माइनस बोलेगा तुरंत समझ जाना उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। और किसी के चश्मे, ये ज़्यादातर बुजुर्गों को होता है, ये ज़्यादातर एजिड लोगों को होता है कि उनको पास का नहीं दिखता। जब वो पास की चीज़ों को देखते हैं तो उनको समस्या जाती है, तो उनको कौन सा चश्मा लगेगा, पॉजिटिव। उनको पॉजिटिव वाला चश्मा लगेगा, उनका जो उत्तल लेंस की रीडिंग होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है कि फॉरगेट होंगे, सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। चलो फिर उसके बाद याद रखो, कई बार ना आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेता है। अगर आप रेलवे का पेपर देंगे तो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ लेगा। हालांकि रेलवे बस नहीं, अपने एमपी पुलिस में भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सब बताते जा रहे, बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ, बिल्कुल टाइम की वो मत करो पाबंदी। आप ये सोचो सर बहुत बढ़िया मटेरियल, 1 नंबर का, मज़ा आ गया, मतलब अच्छी चीज़ें आपने बता दी, 1 नंबर का पूरा पेपर में चीज़ें, ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्जिट पेपर ही में आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, देखिए शक्ति, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4। याद रखिएगा कि फोकस, ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1/4 तो ये पावर काय का, आपका लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति होती है 1/4 मीटर में, और यही होता है पावर इज इक्वल टू 1/f
और ये 100 हो जाएगा सेंटीमीटर में। अगर कल को रीडिंग मीटर में रहेगी तो आपको बोलना है इतना और इतनी रहेगी। जैसे मान लो कि आपको कितनी दूर का नहीं दिख रहा है, आपकी जो फोकस दूरी है वो कितनी बोलेगी कि फोकस दूरी जो हो जाएगा वो कितनी बोल देगा, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बोल देगा या 2 मीटर बोल देगा। 2 मीटर दिया, ठीक है, 2 मीटर दिया तो आपको कितने पावर का चश्मा लगा है, तो आप इस 2 पॉइंट को काटोगे तो आ जाएगा 0.5, तो 0.5 डायोप्टर का आपको चश्मा लगा है। अगर आपकी फोकस दूरी कितनी प्रॉब्लम 2 है तो क्या हो जाएगा, आपको कितने डायोप्टर का चश्मा लगेगा, 0.5 का लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन से इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते थे जो हमने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में और बतानी थी, लेकिन कोई नहीं, इतना अभी आपके लिए इनफ है इस क्वेश्चन से बनने वाला एक्स्ट्रा फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और टाइम की बिल्कुल पाबंदी नहीं, साइंस के सेक्शन में टाइम की बिल्कुल पाबंदी नहीं रखिए। देखिए बेस्ट से बेस्ट सर को हमें मिल रहा है, आपको वो देखना है। टाइम की बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए, एकदम डेडिकेशन होना चाहिए। ये डेली आपको सुबह अवेलेबल करवा देंगे, सुबह 6 बजे ये पूरी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी, डेली सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाली अवयवी श्वसन के में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में होता है, किस पदार्थ में बदला जाता है। ये तो काफ़ी बच्चे जानते हैं। अगर मान लीजिए आपके पेपर में आया होता और आप नहीं भी सीखे होते तो आपका दिमाग कुछ ना कुछ कहता। क्या कहता, देखो लिखा हुआ है फल, फलों का रस, फलों का रस मिला और खमीर, खमीर को की जगह कवक भी आ सकता है, ठीक है, कवक भी आ सकता है, फंगस भी आ सकता है, ठीक है। तो खमीर होने वाले अवयवी श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थों में बदला जाता है, तो देखिए फलों के रस से क्या बनती है, अल्कोहल, अल्कोहल बनता है। आपको पता है शराब बनती है, आपको पता है बियर बनती है, ठीक है, किससे बनती है, फ्रूट से, ठीक है, किससे बनती है, फलों के रस से ना बनती है। तो आपको याद रखना कि अल्कोहल शराब, ठीक है, किससे बनती है, इसी से, किस विधि से, किण्वन प्रक्रिया से, किससे, किण्वन प्रक्रिया से। तो आपको ये भी याद रखना है। अब हाँ, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि अल्कोहल का फॉर्मूला पूछ लेगा कल को आपसे, अल्कोहल का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H2OH, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखेंगे, C2H2OH, ठीक है, अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए, C2H2OH, बिल्कुल एथेनॉल, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एथेनॉल, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H2OH, जिसे क्या बोला जाएगा, एथेनॉल। तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखना, जितने आ रहे हैं क्वेश्चन एटलीस्ट आपको इतना याद होना चाहिए। संडे को पूरा आपको रिवीजन करना है, संडे को आपको रिलैक्स रहता है, छुट्टी रहती है, ठीक है, आपको पूरा अच्छी तरह से रिवीजन करना है संडे को। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड में क्या होता है, ये सब उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, बस ये पूछेगा साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो नींबू में, ठीक है। जनरली जिसमें पाया जाता है वो नाम लिखवा दें कि साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है, ठीक है। फार्मिक एसिड तो आपको पता होगा, चींटी, चींटी के डंकों में फार्मिक एसिड पाया जाता है, तो चींटी का पूछ लेता है, फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटी में। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। ये सब पेपर में पूछे हुए गए क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड नींबू में, फार्मिक एसिड चींटी में, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। अच्छा सर, जो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पूछता, याद रखो, जिसका पूछता हमने बता दिए, C2H2OH किसका भाई, अल्कोहल का फॉर्मूला, ये पेपर में पूछा जाता है, लेकिन इनका पूछा नहीं जाता, फिर भी हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिए ताकि कभी रिवीजन करना समय मिल जाए तो ज़्यादा पढ़ लेना। C6H8, ठीक है, C6H8O7, C6H8O7 क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड का। चींटी का जो फार्मिक एसिड का फॉर्मूला होगा, फार्मिक का याद थोड़ा सा ध्यान रखना कि फार्मिक में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, देखो कैसे आएगा, H2CO2, फार्मिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO2, ठीक है। चींटी में क्या पाया जाएगा, H2CO2 फार्मिक एसिड। हाँ, लैक्टिक एसिड क्योंकि दूध में पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो याद रखो, ठीक है। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होगा ना, वो क्या हो जाएगा, इसमें किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, C3H6O3, ये इसका फॉर्मूला है। और जो भी फीडबैक रहेगी, सर स्लो बोलिए, सर ये करिए, जो भी रहेगी ना, आप एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है। जो भी आपको ऐसा लगेगा कि सर ये प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, तो आप उस पर बताइएगा, ठीक है। बाकी हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी तरफ से बेस्ट दें। अगर थोड़ी सी स्पीड अगर हमारी फास्ट होगी तो बता दीजिएगा कि स्लो करना है, जैसा भी रहेगा आप बता दीजिएगा, ठीक है, ओके। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जा रहा था निम्न है। तो क्या किया जाता है, प्राचीन काल से जब जहाज में जाया जाता था तो पहले दिशा का परीक्षण कैसे करते थे, चुंबक से, ठीक है। चुंबक के द्वारा दिशा का परीक्षण किया जाता है। आपने शायद 11th में ही प्रैक्टिकल किया होगा, 10th, कई लोग 10th में भी कर लेते, कई लोग 11th 12th में जरूर उन लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। एक मैग्नेटिक निडल होती, उनके पास मैग्नेटिक निडल होती है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, हमेशा उसको किसी भी स्थिति पर करोगे वो सुई कहाँ जाएगी, उत्तर की दिशा पर जाकर रुकेगी, जहां पर भी उत्तर की दिशा होगी। तो मैग्नेटिक सुई, कई बार ये भी पूछ सकता है पेपर में कि भाई चुंबकीय सुई हमेशा किस ओर डायरेक्शन करती है, तो उत्तर की ओर डायरेक्शन करती है। अब चूंकि आ गया चुंबक का क्वेश्चन और चुंबक का क्वेश्चन आ गया तो इसके कुछ फैक्ट बता दे जो आपके पेपर में आएंगे, ठीक है।
तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। चुंबक का क्वेश्चन हो गया। तो आपको पता है अगर ये पूछ लिया जाएगा कि मैग्नेटिक सुई हमेशा किस डायरेक्शन में वो करती है, डायरेक्शन बताती है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में बताती है। पहला क्वेश्चन ये समझ में आ गया। और इससे बनने वाले और क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, और बता देते हैं। याद रखिए कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसमें पूछा जाएगा इसमें जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो बोल रहा है पोल्स में। पोल कहाँ होता है, ध्रुव। ध्रुव ये होता है, जैसे ये एन है तो ये एस होगा, ये एन और एस में होता है। और याद रखिए कि अगर जैसे इसके अपन टुकड़े कर देंगे ना, एन एस, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जैसे अपन इसके टुकड़े कर देंगे, मान लो इधर से काट दिए ना, तो दो चुंबक बन गए, एक चुंबक ये बन गया, एक चुंबक ये बन गया। इसी चुंबक को जब आपने काट दिए तो दो प्रकार के चुंबक बन गए, एक ये, दो टुकड़े हो गए। तो इसमें जो होता है ना, इधर पे नॉर्थ और इधर पे साउथ हो जाएगा, इधर पे नॉर्थ इधर पे साउथ हो जाएगा। याद रखना है आपको, याद रखना। अगर आपने इसको काट दिया है तो भी इसका, अब इसको भी काट दोगे तो फिर यहाँ पर दो बन जाएंगे, तो नॉर्थ साउथ बन जाएगा, नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चुंबक के गुण होते हैं, आपको याद रखना। अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ होती है, तो ध्रुवों में होती है, मतलब कहाँ पर, कॉर्नर में इसमें सबसे ज्यादा क्षमता होती है अपनी और किसी को भी आकर्षित करने की। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट किसी दिन लाएंगे, पूरा मतलब मैग्नेट का ही पूरा बता देंगे, लेकिन अभी याद रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है पेपर में, एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक चुंबक को, अगर आपने एक चुंबक बहुत अच्छी तरह से, मतलब ये मानकर चलिए किसी भी एग्जाम का अगर आप साइंस का पेपर देने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, नॉर्थ पूछा जाता है कि एक चुंबक को, अगर आपने एक चुंबक को आपने पृथ्वी पर, अगर आपने एक चुंबक को पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से लटकाया है तो ये चुंबक किस डायरेक्शन में रुकेगा, तो याद रखना ये चुंबक नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रुकेगा। आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दीजिए और फिर देखिए कि वो कहाँ पर रुकेगा, तो आपको याद रखना है कि वो कहाँ रुकता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। कई बार जब एक बार हमारा प्रैक्टिकल था तब हमसे एग्जामिनर ने पूछा था, हालांकि हमारा उत्तर सही था लेकिन फिर भी हम बात को बता रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अभी अपने कॉम्पिटिशन में उतना नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि वो चुंबक कहाँ रुकेगा, तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकेगा। ठीक है, पूर्व पश्चिम में कभी नहीं रुकेगा उत्तर। ठीक है, अब उनने ये पूछ किया था, एग्जामिनर जो था, ठीक है, उनने क्या क्वेश्चन किया था कि बताइए जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के किस ध्रुव पे रुकेगा, तो चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के किस ध्रुव में रुकेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमारा कहना था सर नॉर्थ और साउथ, तो मतलब पहले माइंड में आया, लेकिन हमने बताया कि नॉर्थ जो है वो नॉर्थ ही साइड रुकेगा और साउथ साउथ साइड रुकेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जो चुंबक है नॉर्थ और साउथ का वो किस दिशा में रुकेगा, जो उसकी उत्तरी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव की ओर रुकेगा और जो उसका दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर रुकेगा। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पृथ्वी की किस दिशा पे रुकेगा, तो ये जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में रुकेगा, चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे रुकेगा। तो आपसे पहले तो ये याद रखना कहाँ रुकेगा, तो उत्तर दक्षिण की ध्रुव रुकेगा। ये जो क्वेश्चन बाद वाला बताया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कई बार आ जाएगा तो आपको बनना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इस क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन पर आइए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। दिवाली के दौरान, बोला क्या है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि देती है, इस प्रकार इसलिए क्योंकि यात्रा करती है। ठीक है, हालांकि उसके जलने की जगह पर होना चाहिए था, ठीक है, जलने का भी चल जाएगा, उसके प्रकाश देने के बाद ऐसा भी होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अगर बादल फट रहा है, बादल, बिजली कड़क रही है, बिजली गिर रही है, तो पहले बिजली चमकती है और फिर उसके बाद उसकी ध्वनि सुनाई देती है। पहले बिजली की लाइट दिखती है फिर आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि प्रकाश की गति, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले चमक दिखाई देती है फिर ध्वनि सुनाई देती है। तो आपको याद रखना ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। आपको क्या याद रखना है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। इस तरह के ट्रेन के कई क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है, इसीलिए जब पटाखे फूटते हैं तो, चलिए इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं जाके आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें बता दें कैसे क्या है। देखिए इससे रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाएगी वो देखिए, प्रकाश कहाँ गति करता, ध्वनि निर्वात में नहीं गति कर सकती। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती। प्रकाश की जो निर्वात में गति है ना, पूछ लेगा पेपर में आपसे, प्रकाश की निर्वात में गति बताइए। तो प्रकाश की जो निर्वात में गति है, वैक्यूम पे जो गति है वो कितनी है, तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की निर्वात में गति। उसके बाद पूछता है ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति में आपको क्या याद रखना है, ध्वनि की गति। ठीक है, ध्वनि की गति में क्या याद रखना है आपको कि ध्वनि की गति के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है ना, ध्वनि की गति के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। तो ध्वनि की गति अलग अलग डिपेंड करती है। प्रकाश की गति तो निर्वात में फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हालांकि एक्यूरेट इतना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक्यूरेट याद रखना पड़ता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपके पेपर में यही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब ध्वनि की गति के लिए माध्यम जरूरी है, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। जनरली जो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री
सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की जो गति है वो 332 मीटर पर सेकेंड है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की जो गति है वो 332 मीटर पर 332 मीटर पर सेकेंड गति करती है। आपको एक और बात याद रखना है, कल को पेपर में पूछा जा सकता है कि ध्वनि में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ाने पर इसकी गति कितनी बढ़ जाती है। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि की गति कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने से 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी रहती है, 332। कई बार फिर अलग अलग चीज़ें देगा, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस में कितनी हो जाती है, 340 हो जाती है। 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाती है ध्वनि की गति, तो 20 डिग्री सेल्सियस में हो जाती है सर कितना, ये तो हो गया 15 पर 340। 20 डिग्री पर अगर कल को पूछ ले कि 20 डिग्री पर कितनी हो जाती है सेल्सियस पर, 343। सर जो हमें याद रखना है वो बताइए, तो हमें याद रखना है 0 डिग्री वाला। ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि ध्वनि की गति माध्यम में 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पूछा जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाने पर ध्वनि की गति कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना है। फिर 2 बढ़ेगा तो फिर 2 गुना कर देना, 3 बढ़ेगा 3 गुना कर देना। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बन जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, अब एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसकी पहचान कीजिए जो पशुधन का भाग नहीं है। उसकी पहचान कीजिए जो पशुधन का भाग नहीं। पशुधन क्या होता है, पशुधन की मतलब जो पशु आपका है और उसके स्थान पर आपको धन की प्राप्ति हो जाए, नाम ही है ना पशुधन, की पशु से प्राप्त किया गया धन। तो पशु से प्राप्त किया गया धन, ऐसे धन मतलब जो कृषि विभाग में जो पशु यूज़ किए जाते हैं और फिर वो उनका क्या करते हैं, मतलब पैसे भी उससे काम आ जाता है। जैसे मुर्गी हो गई, ठीक है, मवेशी मतलब 4 पैर वाले जानवर हो गए, गाय हो गई, बकरी हो गई, ये सब चीज़ों से क्या करते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से पैसे अर्न करते हैं। पशु से धन उनको प्राप्ति होती है, पशु से धन की प्राप्ति होती है, उसको पशुधन बोलते हैं। ये ज़्यादातर किसान लोग किया करते हैं। तो देखिए, बतख भी बेचने वाला प्रोडक्ट मतलब कि बेचा जाता है, इसको भी है ना कृषि वाले यूज़ करते हैं, लोग। ठीक है, मवेशियाँ मतलब 4 पैर वाले जानवर, ठीक है, तो ये भी यूज़ किए जाते हैं, बेचते हैं इसको भी। ठीक है, मुर्गियों का भी मतलब व्यापार किया जाता है, बेचना खरीदना। लेकिन मोर राष्ट्रीय पक्षी है, इसको पशुधन नहीं माना गया। ठीक है, ये पशुधन के अंतर्गत नहीं आएगा। मोर को बेचा खरीदा नहीं जाता है। ठीक है, प्रतिबंधित चीज़ें हैं, तो मोर नहीं आएगा पशुधन के अंदर। पशुधन के अंदर वो आएगा जो कृषि वाले लोग, जो कृषि पर निर्भर लोग हैं, वो किन लोगों से क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो वो बतख से कमा लेते हैं, मवेशियों से कमा लेते हैं, मुर्गियों से कमाते हैं, मुर्गियों को खरीद के। मोर तो हमारा कौन है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसको नहीं बेचा जाता। ठीक है, इसको बेचा और खरीदा नहीं जाता है, तो यही हमारा पशुधन का भाग नहीं है। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा, पशुधन का भाग कौन नहीं है, तो मोर नहीं है। चलिए, आई होप कि आपको वो बन जाएगा। पशुओं में ना पाए जाने वाला ऊतक बताइए। तो देखिए, पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम देखते हैं कि पशु में कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विभाज्योत्सक ऊतक। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभाज्योत्सक ऊतक। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, ठीक, इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमेटिक। ये किस में पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक पेड़ में। ठीक है, पेड़ में अलग अलग अवस्थाओं में, पेड़ को मजबूत करने के लिए अलग होता है। इसकी 2-3 अवस्थाएं होती है कि छोटे पेड़ों में ऐसा पाया जाता है, जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो दूसरे प्रकार का पाया जाता है। तो 2-3 अवस्थाएं होती है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद करना है। मेरिस्टेमेटिक्स या फिर विभाज्य ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। वशी ऊतक पाया जाता है पक्षियों में, पार्श्वतंतु ऊतक पाया जाता है, संयोजी ऊतक पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन विभाज्य ऊतक जो होता है वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ याद होनी चाहिए। अब आरोही क्रम, हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है लेकिन साइंस में इंक्लूड था तो हमने आपको वही करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में जमाइए, पूछा क्या गया है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले आरोही और अवरोही को समझो। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये है छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये घटते क्रम। छोटा आ है और ये बड़ा आ है। ठीक है, ये क्या है, छोटा और ये बड़ा, तो बड़ा आ है तो बढ़ते क्रम, बड़ा आया है तो बढ़ते क्रम, और छोटा आया है तो घटते क्रम। ठीक है, तो अच्छी तरह से याद रखिए, बड़ा आया है तो बढ़ते क्रम, छोटा आया है तो घटते क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बड़ा आया है बढ़ते क्रम, छोटा आया है घटते क्रम। इस तरह से आप अवरोही और आरोही को याद रखिए, वरना बड़ी कंफ्यूजन होती है आरोही अवरोही में। इंग्लिश में तो आपको बन जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो बोला है आरोही क्रम, तो कौन सा आया है, बड़ा आया है ना, तो बड़ा आया है तो बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना। और बढ़ते क्रम में आप जानते हो पहले सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। तो सेकंड सबसे छोटा, उससे बड़ा मिनट, उससे बड़ा घंटे, उससे बड़ा दिन, उससे बड़ा महीना, उससे बड़ा वर्ष। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, इसी से याद आया एक क्वेश्चन आपका, हमने कई बार आपसे पूछे होंगे कि बताइए एक दिन, आपको बताना है एक दिन और एक पखवाड़ा, एक महीना। ठीक है, एक दिन, एक पखवाड़ा, एक महीना,
एक दिन, एक पखवाड़ा, एक महीना, ठीक है, और एक वर्ष, ठीक है। वर्ष कौन सा? साधारण वर्ष, ठीक है। एक दिन, एक पखवाड़ा, एक वर्ष ना लिख करके एक हफ्ता लिख देते हैं। एक हफ्ता, सप्ताह, सप्ताह। इसमें क्या अलग है? ये रीजनिंग हमने आपको कितनी बार करवाई है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। एक दिन, एक पखवाड़ा, एक महीना और एक सप्ताह में क्या अलग है? बहुत कन्फ्यूजन होती है, बच्चा बड़ा गलती करता है। आपको उत्तर पता होगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि एक दिन, एक पखवाड़ा, एक महीना और एक सप्ताह में क्या अलग है, ठीक है, और क्यों अलग है। वो क्यों अलग है वो तो आपको खैर पता होगा अगर आप आंसर बता देंगे तो, ठीक है। तो याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, और नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा देंगे। चलिए, तो ये देखिए, अब देखिए क्या होता है। हैजा इसके कारण होता है। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा होता है जीवाणुओं के कारण, ठीक है। इन सब की कोडिंग रहेगी जो हम आपको कभी पूरा करवा देंगे, ठीक है। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण होता है, दूषित जल के कारण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, तो जीवाणुओं के कारण हैजा होता है। ये तो एक वन लाइन फैक्ट है जो आपको याद रखना है। पूरी कोडिंग करवाना है हमको, वायरस आपको ये पढ़ लेना है, पैसे करवाए होंगे और नहीं करवाए हैं तो अभी करवा देंगे, ठीक है। वायरस के कारण होने वाले रोग, ठीक है, उसके बाद कवक के कारण होने वाले, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले, जीवाणुओं के कारण होने वाले रोग, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछेगा डेफिनेटली। इससे मानकर चलिए एक क्वेश्चन आपका पेपर में आना ही आना है, बीमारियों से, कि कवक, वायरस, प्रोटोजोआ, जीवाणुओं से होने वाले रोग का एक कोडिंग आना है। और जितनी हमने आपको कोडिंग और ट्रिक बताई है, बस आप उसको याद रखोगे, बस एक नंबर पक्का, एक नंबर आपका मिल गया, फ्री का मिल गया, अच्छी तरह से याद। चलिए यहाँ पर देखिए, समझते हैं। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है अभिक्रिया में ऊष्मा, ठीक है। तो अभिक्रिया में क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, नमक जो होता है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब सोडियम, तो पहले क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड के साथ, या क्लोरीन, सॉरी है ना, क्लोरीन, जब सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, नमक बनाता है, NaCl का निर्माण करता है, तब क्या होता है? तो दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक होती है ऊष्मा शोषी, एक आपसे पूछा जाता है ऊष्मा शोषी, और एक होता है ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होता है ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। दो प्रकार की क्रियाएं होती है। तो देखो, शोषी से याद रखना कि ऊष्मा का शोषण होगा, अवशोषण, ऊष्मा का शोषण होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। ऊष्मा का नाश होगा, ऊष्मा की कमी होगी। ऊष्मा शोषी, नाम में ही शोषी, शोषण, कमी, ठीक है, शोषी है ना, उसको अवशोषित करना, ठीक है। तो अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब ऊष्मा का कमी होगी, इस अभिक्रिया में ऊष्मा कमी होगी। और ऊष्मा क्षेपी, जब एक क्लियर हो गया कि कमी होगी तो दूसरे में बढ़ेगी ही ना ऊष्मा। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है? वह अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा में, जिसके होने से ऊष्मा की वृद्धि होती है, वो ऊष्मा या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वो क्या होता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। वह अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने से ऊष्मा कमी आती है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो आपके पेपर में पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? तो NaCl का निर्माण जब होता है तो उसमें ऊष्मा क्या होती है? विकसित होती है। विकसित होती का मतलब कल को ये पूछा सकता है ऊष्मा क्षेपी की ऊष्मा शोषी। तो विकसित होना मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन होना, और उत्सर्जन होना मतलब आप समझ चुके हो, ठीक है। ऊष्मा में वृद्धि होना तो आप समझ चुके हो क्या होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, आपको अच्छी तरह से याद होना है। अगर बोलेगा ऊष्मा अपघटित होती है, टूटती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। अवशोषण बोलेगा तो शोषी अभिक्रिया होगी, ठीक है। अवशोषण में ना, अपघटित में नहीं, टूटने का नहीं। कमी होना, कमी होना, अवशोषित होना ऊष्मा क्षेपी, विकसित होना और उत्पन्न होना या फिर इंक्रीज होना, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी। दोनों अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। देखिए, बॉयलर चिकन का भरण क्या है? कि बॉयलर चिकन, अगर आपको बॉयलर चिकन क्या करता है, बॉयलर चिकन खाने से क्या होता है? ये भी ना एक प्रकार की ब्रीड है, समझ रहे हो? बॉयलर चिकन जैसे आपने नहीं सुने हो, ठीक है। मध्य प्रदेश का एक GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश के किसको GI टैग मिला है? आप सभी जानते होंगे। मध्य प्रदेश के एक वो है जिसको GI टैग मिला है, आप बताए क्या है? तो आप सभी को मालूम होगा, मुर्गा, ठीक है। कौन सा मुर्गा? मध्य प्रदेश का कौन सा मुर्गा है जिसको GI टैग मिला है? तो आप सभी को मालूम है कि कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा को, मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा है जिसको GI टैग मिला। ये कहाँ पाया जाता है? झाबुआ में। हालांकि लेना झारखंड और छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की झारखंड के साथ अपना वो विवाद चल रहा था कि कड़कनाथ हमारे इधर के, शायद ना छत्तीसगढ़ ही है ना, छत्तीसगढ़ से, और MP में वो चल रहा था कि भाई ये मुर्गा किसका रहेगा, तो किसका हुआ? फिर जब फाइनली जो GI टैग मिला वो किसको मिला? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले को। ये माना गया कि जो कड़कनाथ की वो उत्पत्ति है वो झाबुआ जिले से है, ठीक है। यहीं पर सबसे अच्छी ब्रीड का मुर्गा पाया जाता है, कड़कनाथ, और यहीं पर तो कड़कनाथ अपने मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग मिला है। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ पाया जाता है? झाबुआ जिले में पाया जाता है। तो ये सब एक ब्रांड है ना, कि कड़कनाथ मुर्गा नाम है। मुर्गे तो सभी हैं, लेकिन कड़कनाथ मुर्गा अपने आप में एक अलग चीज़, उसका भाई उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी पाई जाएगी, काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट रहेगा, विटामिन और भी बाकी चीज़ें जो होती होंगी, है ना, फैट एट पावर आवर एनर्जी पूरा प्रैक्टिकल फेस में, मतलब जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल करता होगा, तो उसको GI टैग मिला, सबसे यूनिक का। ठीक इसी प्रकार से बॉयलर चिकन भी एक प्रकार का ब्रांड होता है
ठीक है। ऐसा चिकन मतलब ऐसे ऐसे मुर्गे जिसमें क्या भरपूर मात्रा में विटामिन रहेगा, संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन रहेगा, ये सब चीज़ें जो जाएगा वो तो बॉयलर चिकन कहलाता है। तो कई जगह आप देखते होंगे कि मतलब क्या रहेगा, कई शॉप में आपको लिखा रहता है कि बॉयलर चिकन मिलता है, ठीक है। तो बॉयलर चिकन तो ये क्या होता है कि मतलब एक ब्रीड है कि आपको पूरा भरपूर उस चिकन में क्या मिलेगा, विटामिन, संपूरक, ये सारी चीज़ें। भले उन लोग दे चाहे ना दे, लेकिन लिख देते हैं कि बॉयलर चिकन मिलता है। तो इसका मतलब ये होता है कि विटामिन से भरपूर जो चीज़ रहती है वो वाले चिकन। चलिए यहाँ देखें, चार कक्षित हृदय। चार कक्षित मतलब हृदय में, हृदय जो हार्ट होता है अपना, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। एक होता है दो होते हैं निलय, दो होता है क्या, निलय, और दो होता है आलिंद, ठीक है। दो क्या होता है? निलय, और दो होता है आलिंद, ठीक है। दो निलय और दो आलिंद होता है। आलिंद को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी जरूरी है आलिंद लिखना। अच्छा है, हिंदी में लिखते आता है कि नहीं आता है, कि हमको वो भी लिख के दिखाना पड़ेगा? आलिंद, ठीक है। दो निलय और दो आलिंद। आलिंद को बोलते हैं आर्टरी, और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकल, है ना, ऐसे करके बोलता है, आर्टरी और वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये याद रखना, आलिंद होता है और दो निलय होता है, चार चैम्बर होते हैं, ठीक है। और ये चार चैम्बर किस में होते हैं? तो चार कक्षिक जो हृदय होते हैं ये जनरली किस में पाए जाते हैं? जनरली ये चिड़िया किस में पाए जाते हैं? चिड़िया में। कल को पूछेगा चिड़िया में। और स्तनधारी, स्तनधारी को बोलते हैं मैमल्स, ठीक है। तो स्तनधारी में, स्तनधारी मैक्सिमम, ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्तनधारी में पाया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम चिड़िया और स्तनधारियों में अपन जैसे होते, मानव भी क्या है, मानव जो रहेगा वो भी तो जो स्त्रियां रहेंगी वो स्तनधारी में जाएंगी। तो अपने मानव जो होगा, मानव क्या रहेगा, तो मानव में कितने चैम्बर पाए जाएंगे? 4। मानव के जो हृदय होता है उसमें भी 4 होते हैं, और चिड़िया में भी 4 होते हैं। चिड़िया चिची चिची चार चार करती रहती, चिची चिची करती रहती, ठीक है। 4 चैम्बर होंगे, ठीक है। और मानव में भी 4, मानव हृदय में भी कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर। और पेपर में क्या पूछता है, अभी तो यहाँ पर पूछा गया है कि 4 हृदय वाला सरीसृप, क्या पूछा? सरीसृप। सरीसृप मतलब रेप्टाइल जो रहेगा, ठीक है, तो वो कौन सा रहेगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। मगरमच्छ में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता दीजिए। तो और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेढक का पूछता है। चिड़िया का तो बता दिए, चिड़िया का ही पूछता था। मेढक का पूछता है, तो मेढक में पाए जाते हैं 3 चैम्बर, ठीक है। मेढक में पाए जाते हैं 3 चैम्बर। मछली में पाए जाते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर। मछली के हृदय में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। और कॉकरोच में सबसे ज़्यादा चैम्बर पाए जाते हैं। कॉकरोच पे याद रखना है कि कॉकरोच के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 13, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना, कॉकरोच में 13 चैम्बर, मछली में 2, मेढक में 3, मनुष्य में 4, और मगरमच्छ में भी 4, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हैगा, बोलता है हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करती है, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करती है, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? तो अंग प्रणाली का उदाहरण है। हृदय, धमनियां, सिराएं, तो ये अलग अलग अंग नहीं है। अंग होते तो अंग का नाम दे देते हैं। अगर बोलता हाथ, पैर, आँख, ये अलग अलग नाम दिया होता, हाथ पैर आँख तो अलग होते हैं, हाथ अलग होता है, पैर अलग होता है, आँख, तो अपन इसको अंग बोलते हैं, ठीक है। किडनी, है ना, अमाशय, और ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसको अंग बोलते हैं। लेकिन देखिए हृदय, और हृदय में ही धमनियाँ, सिराएं वो होती हैं, तो ये एक प्रकार की अंग प्रणाली का निर्माण करे। अगर अलग अलग अंग नाम देता है तो उसको अपन बोलते हैं कि ये अंग है। लेकिन ये क्या है, हृदय हो गया, धमनियाँ हो गई, सिराएं, ये अंग की प्रणाली है, कि ये सब चीज़ों से मिलकर क्या रहेगा, अंग का निर्माण होगा, और ये अंग की प्रक्रिया को काम करता है। तो ये सारी चीज़ें अंग प्रणाली पे आएगा, उसके उदाहरण पे आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देता है, बोलता है एड्स द्वारा संचारित नहीं हो सकता। तो एड्स द्वारा क्या नहीं संचारित होता, आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो एड्स द्वारा क्या नहीं संचारित होता है? देखिए, तो एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं होता है? लैंगिक संपर्क से। लैंगिक संपर्क से एड्स होता है। स्तन आहार से, अगर माँ को एड्स है और वो बच्चों को अपना स्तन पान करा रही है, दूध पिला रही है, तो उनको भी एड्स होने की, बच्चों को भी एड्स होने की संभावना है, ठीक है। लैंगिक संपर्क से भी होगा। अगर माँ अपने बच्चों को स्तन पान करवा रही है, दूध पिला रही है, तो भी उनको एड्स, बच्चों को एड्स होने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद रक्तदान, अगर आपको एड्स और आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो भी जिसको भी डोनेट करे उसको एड्स होने की संभावना है। लेकिन गले लगने से, गले लगने से एड्स नहीं होता है। गले लगने से एड्स नहीं होता। किसी भी प्रकार से अगर ब्लड से ब्लड का कनेक्शन हो जाए, किसी भी प्रकार से ब्लड से ब्लड का कनेक्शन हो जाए, आप नाई की दुकान पर गए हो, नाई की दुकान पर आप कटिंग करा रहे हो, नाई की दुकान पर आप हेयर कट करवा रहे हो बढ़िया से, ठीक है ना, नाई की दुकान में आप हेयर कट करवा रहे हो, पूरा हेयर कट करवा रहे हो, तो क्या रहेगा, अगर हेयर कट में धोखे से उसने वो उस तरह चला दिया, उस तरह को उस तरह से चला दिया ना, तो बड़ी दिक्कत होगी। उस तरह को अच्छे से चलाए, उस तरह से ना चलाए कि काट दिया, आपके इधर काट दिया, और वो उस तरह कि उसने ब्लेड नहीं किया था और सैनिटाइज नहीं किया था, उसको अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया था, और अगर उसके उस तरह में पहले से ब्लड लगा था किसी एड्स पॉजिटिव पर्सन का, और वही उस तरह से आपके सर को भी वो किया, और थोड़ा सा भी ब्लड का में लग जाएगा, तो भी आपको एड्स होने की संभावना है, ठीक है। तो एड्स होने का केवल एक ही कारण नहीं था, जनरली बच्चों को यही लगता था लैंगिक संपर्क से केवल एड्स होता है, ठीक है। लेकिन आपको सब याद रखना है कि इन सभी कारणों से होता है और इसके कारण से नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। अब एड्स के बारे में सर और क्या क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, तो देखिए एड्स दिवस कब
मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 8th जो डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से शुरू हुआ है? तो 1988 से। 1988 से 8 दिवस को मनाना चालू किया गया है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1988 से मनाना चालू हुआ। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार पेपर में एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो एड्स का फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छी तरह से पेपर में आता है, पूछता है, ठीक है। एड्स के लिए क्या होता है? एड्स के लिए कौन सा चेकअप किया जाता है? एचआईवी चेकअप किया जाता है, ठीक है। एड्स के लिए क्या चेकअप किया जाता है? एचआईवी का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो एचआईवी का क्या होगा? ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये पूरा एचआईवी का फुल फॉर्म हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म भी हमने बता दिया। अच्छा, और क्या बता दें इसके लिए? देखिए, एड्स जो होता है ना, एड्स जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? ये भी पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। एड्स आखिर किस कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ये अपनी डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है कि आरबीसी को, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो एड्स होता है वो हमारी क्या होता है? इम्यूनी सिस्टम को वो करता है, इफेक्ट करता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनी सिस्टम को अपना वो करता है, इफेक्ट करता है। तो डब्ल्यूबीसी किसको? इम्यूनी सिस्टम तो सही है, लेकिन डब्ल्यूबीसी इम्यूनी सिस्टम में किसको? तो डब्ल्यूबीसी को ही कौन से बोलते हैं? लिम्फोसाइट। तो किस प्रकार की लिम्फोसाइट? T4 लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कहा जाता है, ठीक है। तो पेपर में बोला जा सकता है डब्ल्यूबीसी, या फिर इसके स्थान पर लिखा जाएगा लिम्फोसाइट, है ना। और किस टाइप की? तो T4 लिम्फोसाइट को, ठीक है। T4 लिम्फोसाइट को ये प्रभावित करता है। एड्स क्या करता है? डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट T4 को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से याद करना है कि एड्स किसको प्रभावित करता है? लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी को ही लिम्फोसाइट कहा जाता है। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या पूछा है? सूक्ष्म जीव जो शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन करता है वो क्या होता है? अरे वाह, मतलब देखिए, एक ही सेट में दो क्वेश्चन अपोजिट वाली चीज आपसे पूछ लिया। आपको पता है कि शर्करा को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है? तो आपको मालूम है खमीर, जिसको बोलेंगे कवक, फंगस, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया, तो ठीक है, तो मतलब फलों को सड़ाकर बनाने वाली प्रक्रिया, ठीक है, किण्वन प्रक्रिया, खमीर, कवक, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो आपको याद रखना है कि शर्कर को अल्कोहल में कौन परिवर्तित करता है? तो खमीर परिवर्तित करता है कवक। जो हम इडली बनाने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं, कई लोग इनो डाल देते हैं, कई लोग कुछ डाल देते हैं खट्टापन, ताकि वो फैन बने, ठीक है, कवक बने, खमीर उठे। तो खमीर उठने के लिए क्या? एक प्रकार से वो कवक ही होते हैं। जलेबी बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए जनरली नहीं उठाया जाता, खमीर अमीर उठाया जाता है। तो वो क्या होते हैं? एक प्रकार के फंगस ही होते हैं जो उत्पन्न होंगे कवक, और उन्हीं लोग सारी चीज़ों में मतलब रिएक्शन करके ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे पूरे हो गए क्वेश्चन, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर हो गए। तो आप ये मानकर चलिए 30 से 40 मिनट का एवरेज लेकर चलिए। जेली साइंस के लिए 30 से 40 मिनट का एवरेज लेकर चलिए डेली। अब आपको हम बेस्ट से बेस्ट हम चाह रहे हैं कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, बहुत बढ़िया से आपकी भर्ती हो, ठीक है। जितना हमारे पास समय रहता है हम आपके लिए अवेलेबल करवा दे रहे हैं, ठीक है। एवरेज टाइम आपका 30 से 40 मिनट आप लेकर चलिए, मतलब 30 मिनट तो एवरेज ले लीजिए। एवरेज क्या होता है ना? तो 30 मिनट एवरेज ले लीजिए, 30 से 40 मिनट का, कि डेली आपको एक साइंस वीडियो मिलेगी। डेली हम सुबह इसको 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे हम आपको ये वीडियो अवेलेबल करा देंगे, और जल्दी करा देंगे अगर आप और जल्दी बोलोगे तो, ठीक है। लेकिन डेली सुबह आपको ये 6 बजे अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, और बिल्कुल है ना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की डेली वीडियो आपको मिलते जाए। और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो खासकर, ठीक है। उसके बाद क्या करना? अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और आपको हमने हमेशा बताया है कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दे रहे हैं, जल्द से जल्द सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करें। बिल्कुल इतना बेस्ट एनालिसिस दे रहे हैं ना कि आप ये मानकर चलो, मतलब बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी तैयारी हो आपकी हो जा रही है कि कुछ मत पूछो। जो चीज़ें हैं एक्स्ट्रा में आपको बता दे रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सारी चीज़ें। बस आप बने रहो, सारी चीज़ें देखते रहो, आप खुद में खुद इंप्रूवमेंट देखोगे कि आप कितने ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हो, ठीक है। तो साइंस जो सीरीज़ है वो डेली आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पेपर में फंसने के चांसेस है, वो सारी बातें हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक आई करना तो आपके मन में है ना, वो लाइक आई तो ठीक है, ठीक है। आपको शेयर जरूर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है, हमारा काम था अच्छे से अच्छा कंटेंट देकर आप तक ये वीडियो पहुंचाना। अब आपका काम है कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, सभी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट और ग्रुप के साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।